हाँ, इससे पहले जो है हम लोग ने 8 क्वेश्चन तक जो है डिस्कशन कर लिया था। अनुमान से संबंधित जो क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे। उसके बाद जो है के बाद जो है 9th नंबर जो कोटेशन है क्वेश्चन है, इसमें देखिए कि कौन सा इसमें कोटेशन या एग्जांपल जो है इसके कौन से व्यतिरेकी में होगा या केवल अन्वयी में क्या होगा, केवल व्यतिरेकी में इत्यादि में कौन सा होगा। कौन बताना चाहेंगे आप लोगों में से? हाँ बच्चों। सर ये केवल व्यतिरेकी वाला तो सर ये लग रहा है नीचे जीवन शरीरम सात्मापम प्राणाधिपत्य। अच्छा, ओके। बाकी बाकी दो अन्य व्यतिरेकी वाला शब्दों नित्य वाला होगा सर। ये अन्वय व्यतिरेकी अन्य व्यतिरेकी वाला कौन सा? शब्दों शब्दों कृतवाद पिटवाद। हाँ, वेरी गुड। और केवल व्यतिरेकी वाला जीवत शरीरम समेत प्रमाणित। चलो, अब ये जो है आप लोगों ने जो किया है, कैसे किया है, कैसे आपने समझा कि इस अनुमान वाक्य में जो लिंग होगा वो केवल व्यतिरेकी लिंग ही होगा या अन्य व्यतिरेकी होगा या सिर्फ और सिर्फ केवल अन्वयी। चलिए, कोई एक बच्चा मुझे प्रूफ करके बताए कि इस अनुमान वाक्य में केवल व्यतिरेकी है या केवल अन्वयी है। कैसे समझा आप लोगों ने? बताओ बच्चे, कोई तो प्रूफ करेंगे? जैसे मैथ में आप लोग प्रूफ करते थे ना, RHS वगैरह, तो वैसा ही कुछ यहाँ पे भी आप इसे प्रूफ कर सकते हैं। और सिर्फ रटना नहीं है, आप कैसे आपने समझा? हाँ अंजलि, कोई आइडिया कैसे आपने समझा कि हाँ सर अन्वय में तो सर ऐसा होता है ना कि एक के रहने पर एक रहता है और केवल व्यतिरेकी में तो एक के ना रहने पर एक नहीं रहता है ना। हाँ ठीक है, तो ये तो डेफिनेशन है, अच्छा है। तो कैसे प्रूफ करेंगे हम लोग इस अनुमान वाक्य को? इस क्या फॉर्मूलाज है इस पे, कैसे आपने उसे फिट करके देखा कि ये सही हो रहा है या नहीं हो रहा? हाँ, कोई बच्चा आप लोगों से जो आप लोगों ने रटा है, अच्छी बात है। मान लीजिए कोई दूसरा एग्जाम्पल दे दे, फिर क्या करेंगे? हाँ बच्चा, किसी को आइडिया बच्चा आप लोगों में से? हाँ नीतू, ये वाला करना नीतू, इसको प्रूफ करो इसको कैसे। ये जो है इसमें अन्य व्यतिरेकी है, कुछ अन्य नहीं है। प्रूफ करो नीतू। जी सर। हाँ, प्रूफ करो इसको, तो प्रूफ करके बताओ कैसे ये इसमें अन्य व्यतिरेकी है। यत्र यत्र कृत्वात् तत्र तत् अनित्य। हाँ बच्चा, ये जब भी किसी का भी लिंग निर्धारण करना हो तो उसमें कौन सा केवल व्यतिरेकी है या अन्य व्यतिरेकी है या केवल अन्वयी है, तो इसके लिए जो है व्याप्ति आपने पढ़ा होगा। ठीक है, व्याप्ति का नियम जो है 2 प्रकार के व्याप्ति, अन्य व्याप्ति और व्यतिरिक्त व्याप्ति होता है। अन्य व्याप्ति में आपने देखा होगा कि उसमें जो है यत्र यत्र डैश तत्र तत्र डैश भवति। ठीक है, ये चीज आपने पढ़ा है। व्यतिरिक्त व्याप्ति में आज क्लियर नहीं आ रही है। नहीं आ रही है? अब बच्चा, आ रही है आवाज सही से? आ रही है सर, आ रही है। आ रही है ना? हाँ, हल्की आ रही है, बहुत हल्की आ रही है या फिर नॉर्मल सही वे में आ रही है? बता बच्चा। सर नॉर्मल आ रही है, मेरी आवाज शायद आज खराब है। अच्छा, मेरी आवाज किसी एक को भी सही से सुनाई दे रहा है? अब आ रही है सर सही आपकी आवाज। ठीक है, तो देखो आज शायद राइटिंग इस पे लिख नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि कैसे हम समझेंगे कि कोई सा भी जो अनुमान वाक्य है उसमें व्यतिरेकी है या क्या है। जैसे उसकी राशि तो है, ठीक है, जो एग्जाम्पल आप धूम और अग्नि वाला लेते थे, ठीक है, इसी चीज को जो है आप इस तरह से समझिए। यत्र यत्र कृतकत्वात् तत्र तत्र जो है अनित्य। ये जो है हमने इसे किसी अनुमान वाक्य को 2 फॉर्म में बनाया कीजिएगा, अन्य व्याप्ति में और व्यतिरिक्त व्याप्ति में। और देखेंगे कि उसमें जो अन्य व्याप्ति बना रहे हैं, व्यतिरिक्त व्याप्ति बना रहे हैं, वो जो है बनाने के बाद जो एग्जाम्पल आप दे रहे हैं वो एग्जाम्पल दिए गए मूल अनुमान वाक्य में पक्ष में घटित नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना। ठीक है, सेम टू सेम पक्ष का एग्जाम्पल ना निकले। कुछ यहाँ पे पारिभाषिक शब्दावली है जो आपको थोड़ा सा लगेगा टफ, क्या डिस्कशन हो रहा है, इसके लिए थोड़ी सी आपको
अनुमान का जो आपने रिवीजन किया होगा तो चीजें अगर आपको पारिभाषिक शब्दावली याद होगा तो चीजें समझ पाएंगे आप। तो इसमें जैसे यही है, इसका अन्वय व्याप्ति बनाते हैं तो क्या होता है कि यत्र यत्र कृतक अथवा जो कृतक है वो अनित्य है। तो ये जो अन्वय व्याप्ति जो बन रहा है बच्चा, ये बताओ ये वाक्य सही है या गलत है? कि जो जो सही है निर्माण किया सर। जिसका निर्माण किया जा सकता है वो अनित्य है। ये अन्वय व्याप्ति इस अनुमान वाक्य का जो बनाया हम लोगों ने, क्या ये सत्य है या असत्य है? सत्य है। काफी लोगों को शायद चीजें क्लियर नहीं हो पा रही है। हाँ बच्चा, जो चीज जिस चीज का निर्माण या जिस चीज का जन्म हो सकता है वो क्या है, नित्य होगा या अनित्य होगा? अनित्य। अनित्य। हाँ, तो देखो यहाँ पे, तो ये जो है किसी भी अनुमान वाक्य का हम टेस्ट करना है कि वो सही है या गलत है, तो पहले हम अन्वय व्याप्ति बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका व्यतिरेक व्याप्ति क्या बनेगा इस अनुमान वाक्य का? बच्चों बताओ, इसका व्यतिरेक व्याप्ति बनाने का क्या फॉर्मूला है, क्या बनेगा बताइए आप लोग। यत्र यत्र अनित्य अभाव अनित्य अभाव, तत्र आगे तत्र 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 कृतकत्व अभाव। कृतक अभाव। वेरी गुड। तो बच्चा ये जो है ना कि कोई सा भी अनुमान वाक्य आपको दे दिया जाए तो ये आपका निकला व्यतिरेक व्याप्ति, ठीक। चलिए फर्स्ट वाला के एग्जाम्पल क्या लोगे आप लोग? यत्र यत्र कृतक तत्र तत्र अनित्य, जो निर्माण किया जा सकता है वो अनित्य है। जैसे एग्जाम्पल बताओ। मेज कुर्सी फोन हम। कुर्सी घट पट इत्यादि, ठीक। इसके अनित्य अभाव कृतक, जो अनित्य नहीं है, अनित्य का जहाँ अभाव वो कृतक का भी अभाव है। इसका क्या एग्जाम्पल बनेगा? इसे अगर आप समझ लोगे तो आपको भगवान और ब्रह्म ऐसे जो ईश्वर वगैरह। ब्रह्म, ठीक है, आकाश नित्य है, जितने नित्य पदार्थ आएंगे सभी आ जाएंगे इसमें, ठीक है। तो यदि आप ये सीख लोगे ना कि कैसे अन्वय व्याप्ति बना रहे हैं, कैसे व्यतिरेक व्याप्ति बना रहे हैं, कौन सा अनुमान वाक्य का जो दोनों बन रहा है, जिस अनुमान वाक्य का जो है अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति दोनों उपलब्ध हो पा रहा है, तो वो उसमें कौन सा लिंग होगा? अन्वय व्यतिरेकी लिंग होगा। यानी ये जो है यहाँ पे हम लोगों ने देखा, ये जो कोटेशन हमने देखा, ये कोटेशन बिल्कुल, ये कोटेशन से क्या अन्वय व्याप्ति भी इसका सटीक बन रहा है, व्यतिरेक व्याप्ति भी सटीक बन रहा है। यानी जो एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं, एग्जाम्पल जो बना वो मूल अनुमान वाक्य के एग्जाम्पल से अलग होना चाहिए, तभी आप जो है देखेंगे कि इसमें जो अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति दोनों जो सटीक बन रहा है, सही बन रहा है। इसका मतलब इस अनुमान वाक्य में जो लिंग होगा वो अन्वय व्यतिरेकी लिंग होगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या है? यत्र यत्र, बस आपको पता होना चाहिए कि किसी भी अनुमान वाक्य में पक्ष क्या है, हेतु क्या है और साध्य क्या है, ठीक है। कुछ ये पारिभाषिक शब्दावली आपको पता होना चाहिए कि किसी अनुमान वाक्य में पक्ष हम कैसे निकालेंगे, हेतु का पहचानने का क्या नियम है, साध्य का क्या नियम है, ठीक है। साध्य कैसे पहचान पाएंगे। उसी प्रकार से अगला जो नीचे वाला भी, इसे भी आप इस फॉर्मूला पे तोड़ सकते हो। और जिस फॉर्मूला में जिसका अन्वय व्याप्ति बन रहा है या जिसका सिर्फ और सिर्फ व्यतिरेक व्याप्ति बन रहा है, जिसका सिर्फ अनुमान वाक्य मूल अनुमान वाक्य के सिर्फ व्यतिरेक व्याप्ति संभव होगा, तो मतलब उसमें केवल व्यतिरेकी लिंग होगा। जिसमें केवल अन्वय व्याप्ति ही संभव है तो इसका मतलब उसमें केवल अन्वय लिंग ही होगा। तो ऐसे करके आप अलग अलग अनुमान वाक्य कुछ भी दिया जाएगा। ये तो हम लोगों ने त्रिविध लिंगम का एग्जाम्पल देखा, आगे आपको पंच हेतुभास का मिलेगा। तो रटना नहीं है, आप उसमें जो भी एग्जाम्पल या मूल अनुमान वाक्य दिया जाए है उसे आप दिए गए फॉर्मूला पे आप तोड़ सकते हैं। जैसे अन्वय व्याप्ति को जो है तोड़ने का क्या है, इसको अलग करने के यत्र यत्र कॉमन आएगा, फॉर्मूला यही है, यत्र यत्र डैश, ठीक है, ठीक है। आप फॉर्मूला और दूसरा व्याप्ति का यत्र यत्र डैश अभाव, ठीक है, तत्र तत्र डैश अभाव। तो अन्वय व्याप्ति में और व्यतिरेक व्याप्ति में आपको पता होना चाहिए कि हेतु कौन है, ठीक है। यहाँ पे हेतु आएगा, ठीक है, और यहाँ पे साध्य आएगा दिए गए अनुमान वाक्य में जो मूल अनुमान वाक्य होगा। और व्यतिरेक व्याप्ति में उल्टा हो जाता है, पहले साध्य हो जाता है, हेतु का अभाव बाद वाले, ठीक है। तो इस तरह से करोगे तो दुनिया कोई सा भी अनुमान वाक्य अगर आपको मिलेगा तो उसमें आप बता पाओगे कि उस अनुमान वाक्य में कौन सा लिंग है, केवल व्यतिरेकी है, अन्वय व्यतिरेकी है और केवल अन्वय। इस टॉपिक को डिस्कशन करने के लिए बिल्कुल आपको कम से कम 30 मिनट चाहिए,
ठीक है, अलग से। बहुत अच्छा टॉपिक भी है और काफी इसमें लॉजिक लगता है। इसमें जो आप रीजनिंग पढ़ते हैं, पेपर 1 में लॉजिक पढ़ते हैं, सारा यहाँ पे यूज हो जाता है, बिल्कुल मैथ की तरह है। ठीक है, तो इसके बाद के एग्जाम्पल को भी आप लोग प्रैक्टिस करना, दिए गए फॉर्मूला के थ्रू, और चेक करना है कि जो इसके एग्जाम्पल हम लोगों ने निकाल रहे हैं, तो क्या वो एग्जाम्पल दिए गए मूल अनुमान वाक्य में जो पक्ष है वो पक्ष से मैच तो नहीं कर रहा। पक्ष से मैच कर रहा है तो इसका मतलब जिस भी अनुमान जिस भी व्याप्ति में वो पक्ष और वो दिया गया एग्जाम्पल मैच करेगा, इसका मतलब वो व्याप्ति बनेगा ही नहीं। ये प्रैक्टिस करेंगे तो सीख जाएंगे आप लोग। ठीक है बच्चे, कुछ चीजें समझ में आई? जो चीज हम अभी मैं यहाँ पर आप लोगों को कह रहा हूँ, हाँ क्लियर है कुछ चीजें? जी ठीक है, ओके और क्लियर है। कोशिश कीजिएगा आप लोग चीजों को रटना नहीं है, समझिए इस चीज को कि कैसे वहाँ पे हम यहाँ पे क्या बन रहा, पक्ष क्या, हेतु क्या, साध्य क्या है। ठीक है, मैं वीडियोस भेज दूंगा, इसमें ये टॉपिक पूरा बताया गया, उस वीडियोस को आप देख लीजिएगा, पूरा चीजें आपको समझ में आ जाएगा, कोई सा अनुमान वाक्य आपको मिलेगा, आप कर पाएंगे। ठीक है बच्चा, क्लियर है? आगे चले, बोलो बच्चा। जी ये क्वेश्चन में 15 मिनट लग गया, तो सोचो इस टॉपिक को कवर करने में कितना टाइम लगता होगा। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है अनुमान वाले पार्ट में। ठीक है, जो तीनों तर्कभाषा और न्याय सिद्धांत है, उसमें अनुमान पार्ट पे यदि आपने अच्छे से कवर कर लिया, अच्छे से इस पे कमांड हो गया, तो कुछ भी नहीं बचेगा उसमें, मतलब कुछ है ही नहीं चीज। ठीक है, बाकी सब तो बहुत ही थ्योरेटिकल पार्ट है, बस थोड़ा टफ आपको अनुमान वाला पार्ट को लगेगा, तो अच्छे से उसको रिविजन कीजिए, चीजों को देखिए और समझिए, रटिएगा तो जीवन भर लगेगा क्या यहाँ पे बताया जा रहा है। उसके पारिभाषिक शब्दावली को पता होना चाहिए, चीजें जो जो उसमें यूज होता है उसका ज्ञान होना चाहिए, तब आप कर पाएंगे। ठीक है बच्चा, चलो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे कोटेशन का प्रयोग किया गया और पूछा जा रहा है कि ये किस ग्रंथ में है। चलिए, आप लोग मुझे कौन बताना चाहेंगे? सर हाँ बता बताओ। सर ये न्याय सिद्धांत मुक्तावली में भी शायद कहीं पढ़ा था, या तर्क भाषा में, इन दोनों में है सर। ओके, न्याय न्याय मुक्तावली शायद हो सकता है, लेकिन तर्क भाषा में भी था सर इसका टॉपिक। हाँ हर्षित, आप बताएंगे, कुछ आइडिया आपको? हाँ मिस्टर हर्षित, कोई आइडिया आपको? बच्चा शांत मत रहिए, बोलिए, गलत ही बोलिए लेकिन बोलिए। हाँ, कोई और बताएंगे? सर ये मेरे ख्याल से तर्क भाषा में है। सर तर्क भाषा होगा ये। तर्क भाषा सर मुझे होगा, तो न्याय में लग रहा है। न्याय में लगा। ओके, और न्याय में नहीं है ये सर, ये तर्क भाषा लग रहा है। सर ये तर्क भाषा में ही है सर, ये न्याय में भी नहीं है, तर्क संग्रह में भी नहीं है। तो क्या कहना चाहता है ये, क्या कहना चाहता है बताओ, इसका भावार्थ बताओ। तर्क भाषा में भी कुछ कोटेशन हैं। ठीक है, जब आप इंद्रिया सन्निकर्ष से आरंभ करते हैं तो वहां पे बहुत सारे कोटेशन पद्य फॉर्म में मिलेगा, और अनुमान से जस्ट पहले देखोगे तो 6 पदों का जो है वहां पद्यों में कोटेशन प्रयोग किया हुआ, उस कोटेशन को भी याद रखेंगे। ठीक है, पूरा जो इंद्रिया सन्निकर्ष का जो सारांश है उसे 3 कोटेशन में पूरा जो है कर दिया गया, तो उस कोटेशन को भी ध्यान रखिएगा। उसी का लास्ट वाले में ये मिलता है। हाँ बच्चा, इसकी भावार्थ क्या है, मीनिंग क्या है, कौन बताएंगे आप लोग में से? क्या कहना चाहता है? और इसको ध्यान से देखोगे तो कुछ चीजें अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कशन भी किया, अभी जस्ट उसी से यहाँ पे आपको कुछ आइडिया आ रहा है कि अन्वय सर ये लग रहा है साधन जो होता है वो व्याप्य होता है, साधन जो फल होता है वो व्यापक होता है। किसमें सर अन्वय में, हाँ अन्वय व्याप्ति में, वेरी गुड। ओके, आगे 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 इसका बताओ, इसका तो आपने बता दिया कि व्याप्ति तद अभावो अन्यथा, तद मतलब उसके अभाव होने पे, अन्यथा मतलब दूसरा, व्याप्य ने व्यापक साधन दिया, व्याप्य मतलब जो छोटा होता है। क्या बहुत शोरगुल हो रहा है? अब ठीक है सर वो बाहर हो रहे हैं। तो मुझे लगा क्या आंधी तूफान आ रहा है एकदम। हाँ चलो, इसका भावार्थ बताओ बच्चे आप लोग में से। ये शुरुआत में तो बिल्कुल आपने ये भी हो लग रहा है इसके तद अभाव, उसके अभाव हो जाने पे, अन्यथा व्याप्य व्यापक या साधन, ऐसा कुछ। बोलो कोई बताएंगे इसको,
कुछ क्लियर करेंगे? अन्वय की बात हुई ना, तद अभाव अन्यथा, मतलब वहां पे अन्वय की बात हो रही है, यहाँ पे व्यतिरेक की बात हो रही है हाँ कि एग्जैक्टली, बिल्कुल। व्याप्यो व्यापकः साधन आते, मतलब इससे उल्टा हो जाता है। जैसे अन्वय में साधन में व्याप्य होता है और साध्य में व्यापक होता है, ऐसे ही व्यतिरेक में साधन में व्यापक हो जाएगा और साध्य में व्याप्य हो जाएगा। हाँ वेरी गुड। यानी यहाँ का जो हेतु है उधर जाकर इंटरचेंज हो जाता है। आपने देखा ही है, ऊपर वाले में हम लोगों ने डिस्कशन ही किया था ना इसमें कि ये तो धूमा वाला में जो अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति करके देखा था, तो पहले हेतु और बाद में साध्य होता है अन्वय व्याप्ति। जस्ट व्यतिरेक व्याप्ति अभाव वाले में क्या हो जाता है कि पहले साध्य का अभाव देन हेतु का अभाव। ठीक है, ये सब चीजें हम लोगों ने वही चीज यहाँ पे ही कहना चाह रहे थे। क्वेश्चन जो है व्यतिरिक और व्यतिरिक व्याप्ति के बारे में ये कहा जा रहा, बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो है तर्क भाषा में आपको मिलेगा। ठीक है, न्याय सिद्धांत मुक्तावली में ये नहीं है, नहीं तर्क संग्रह इत्यादि में। ठीक है, तो ये जो है अनुमान वाला पार्ट जहाँ पे ये आरंभ होता है, अनुमान वाला पार्ट तर्क भाषा में, उससे जस्ट पहले वाला जो पैराग्राफ आएगा उसमें आपको मिल जाएगा। उसमें 3 पैराग्राफ आता है, उससे भी पहले पैराग्राफ पे कहीं, उसको भी ध्यान रखेंगे आप सभी को। ठीक है, क्लियर है बच्चा यहाँ तक? कोई समस्या है यहाँ तक? चलो आगे चलते इसमें। आज शिशुपाल वध का भी क्वेश्चन है। हाँ बच्चा, चलो इसको ध्यान से देखो और बताओ आप लोग मुझसे। खुशबू बताओगे इसको? सर फर्स्ट। ओके फर्स्ट, ओके। हाँ खुशबू क्या बताओ हाँ क्वेश्चन है? हाँ 1 मिनट बस। हाँ सोचो, ओके सोचो। सर मैं भी बता सकती हूँ। ओके ठीक है, सर मैं फिर बताऊँ? एकता आप बताओगे आप लोग में से? सर इसमें सव्यभिचार तो दिख नहीं रहा पहले वाले में। सर इसमें 5 है ना, असी के विरुद्ध अनिकांति प्रकट सम। एक और है सर, बाधिक है सभी विचार वैसे। तो रहा है सामने बिल्कुल स्पष्ट रूप से है, दिख रहा है, ध्यान से देखो। हाँ एकता आप बताओगे? डी ऑप्शन है। सर मैंने पढ़ा तो था, मेरे तीनों मिक्स हो रहे कॉन्सेप्ट एक्चुअली है। मुझे लगता है ये पहले वाला सही है। हाँ फर्स्ट सही होगा। फर्स्ट रॉन्ग है, सेकंड भी रॉन्ग है। रॉन्ग है, सेकंड भी। मतलब फर्स्ट सत्य है, बाकी दो सेकंड भी रॉन्ग सत्य है सर। अच्छा ओके, चलो खुशबू कह रही स्वस्थ सत्य है, बाकी सब असत्य है। तो देखो बच्चा ऐसा है, ठीक है, अगर थोड़ा सी चीजें पता होगा ना कि अनेकांति का वर्णन कहाँ या प्रकरण सम का वर्णन कहाँ है, सब प्रतिपक्ष का वर्णन कहाँ है या प्रतिपक्षित शब्द किस ग्रंथ में प्रयोग करते हैं, तो चीजें आप कर लेंगे। ठीक है, और सेकेंड वाला ये अच्छा ठीक है। हाँ तो ये जो कोटेशन है ना, सेकंड और थर्ड में तो एक ही ऑप्शन है सर। सेकेंड सेम दोनों में सेम ऑप्शन है। जैसे ये जो सर ये जो सेकंड वाला है सव्यभिचार विरुद्ध सत्पत्ति पर असित और बाधित, सर ये तो शायद ऐसी कोटेशन आती है। तो अगर ये सत्य है, अगर पंच हेतु, हाँ ये असत्य है, ये तर्क भाषा में नहीं है, तर्क संग्रह में तर्क संग्रह में उल्टा दे दिया है, तर्क भाषा के ऊपर वाला। ए बी दोनों रॉन्ग है। हाँ ये अभी जो दोनों रॉन्ग है, इंटरचेंज है। ठीक है, हाँ तो बच्चा एक क्वेश्चन आप सभी से है यहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा। तर्क संग्रह में ये नहीं प्राप्त होता, तर्क संग्रह वाला ये है और ये वाला ऊपर है। ठीक है सर, तो थोड़ा ध्यान, एक क्वेश्चन आप सभी से है, यहाँ पे ते शब्द किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? हेत्वाभास के लिए। हेत्वाभास के लिए। सर पंच हेतुभास की बात की जाती है सर, इसको बताना। चलो इन तीनों में आप बताओ कि अनेकांतिक का दूसरा नाम क्या है? अनेकांतिक का दूसरा सभ्य विचार। प्रकरण सम का दूसरा नाम, प्रकरण सम का दूसरा नाम सत प्रतिपक्ष। का दूसरा नाम प्रतिपक्षितः, ये भी है ना? सत प्रतिपक्ष बोलते हैं शायद सर। एक तो सत प्रतिपक्ष होता ही है, वो तर्क तर्क संग्रह में है। ठीक है, प्रकरण सम जो है तर्क भाषा में है, और प्रतिपक्षिता शब्द जो है न्याय सिद्धांत मुक्तावली में। तीनों ग्रंथ अलग है, हाँ अलग अलग नाम है। ठीक, एक और क्वेश्चन है,
चालक तटस्थ शब्द जो है, ये जो हेतुवाभास है आपके तर्क भाषा में, ये तर्क संग्रह में किस नाम से जाना जाता है? बाधित 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 से तो ये सारा डिस्कशन जो है ध्यान रखना है कि तर्क संग्रह परिभाषा और यहाँ सिद्धांत मुक्तावली में जो हेतुवाभास है किस किस नाम से जाना जाता है, उसके बाद कौन सा कोटेशन किस ग्रंथ में है। ठीक है बच्चा, क्लियर है यहाँ तक? कोई समस्या इसमें? जी सर क्लियर है। आगे चलते हैं। हाँ बच्चा, ये कोटेशन को देखो, अब बताओ ये कोटेशन क्या कहता है और किसके विषय में है, किस ग्रंथ में वर्णन है। ध्यान से। सर ये न्याय सिद्धांत तो मुक्तावली में है। न्याय सिद्धांत, ओके। न्याय सिद्धांत शीला क्या से बताओ सर। शीला बताओ, ये जो बच्चे बता रहे हैं ये कोटेशन वही है या कुछ और? सर यही है न्याय सिद्धांत मुक्तावली, क्योंकि तर्क भाषा में ये अनुसारी भेद नहीं मिलता, प्राप्त नहीं होता, इसलिए। अच्छा, अनुसंहारी। अरे चलो, इला ने इस बार पूरा दिमाग लगा लिया अपना। अनुसंहारी जो है तर्क भाषा में सब विचार का भेद है ही नहीं। चलो अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। चलो इला ने इस बार गेम खेल, हमने पढ़ा नहीं है और तर्क संग्रह में ये है नहीं, तो न्याय सिद्धांत मुक्तावली है इसलिए। ऐसा है कि एग्जाम में तो ऐसा नहीं करोगे ना कि ब्रह्मसूत्र हमने पढ़ा नहीं तो इसका तो देंगे नहीं सर। लेकिन साधारण असाधारण और जो अनुसंहारी की बात होती है सर, जो हम तर्क संग्रह या तर्क भाषा पढ़ते हैं तो उसमें भी तो इसका वर्णन वैसे बताते हैं ना, मतलब तर्क संग्रह में सब विचार के तीनों भेद हैं, लेकिन तर्क भाषा में सिर्फ और सिर्फ साधारण और असाधारण की बात करते हैं, दो की बात करते हैं, वो संहारी को नहीं लेते। ठीक है, तो इला ने कोटेशन को देखा और देखा कि अनुसंहारी तो इसमें वर्णन है, तो ब्रह्मसूत्र में होगा नहीं, तर्क संग्रह में होगा नहीं, बच गया दो, न्याय सिद्धांत मुक्तावली या तर्क भाषा में। तो क्या बताया इला आपने? न्याय सिद्धांत मुक्तावली। जी सर। हाँ, और तर्क भाषा में इस तरह से जो है सब विचार के विषय में या अनेकांतिक के विषय में पद्य फॉर्म में नहीं दिया गया है, यह सिर्फ न्याय सिद्धांत मुक्तावली में। बहुत खूब, ठीक है। चलो, तो इसके हिसाब से ये जो है अनेकांति के तीन भेद है। शुरुआत पहला आते साधारण, दूसरा असाधारण और तीसरा अनुसंहारी, ये न्याय सिद्धांत मुक्तावली। ठीक है बच्चा, क्लियर है ये चीजें? जी सर, ये असिद्ध के है, असिद्ध हेतुवाभास। असिद्ध हेतुवाभास क्या बोला थी तू? फिर से बोलना। असिद्ध हेतुवाभास है चारी के हैं, अनेकांतिक या सब विचार। और जो असिद्ध हेतुवाभास है उसका कितने भेद है बताओ? असिद्ध हेतुवाभास जो आपने नाम लिया, तीन सर, उसके भी तीन भेद है सर। कौन सर? एक व्याप्य से सिद्ध है, आश्रय सिद्धि, स्वरूप सिद्धि और आश्रय से सिद्ध है, और स्वरूप से सिद्ध है। क्रम के अनुसार बताओ। स्वरूप सिद्धि पहला आश्रय है, स्वरूप है, फिर व्याप्य से। हाँ, वेरी गुड। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना इस एग्जाम के लिए जो है, जहां पर भी किसी का भेद हो किसी ग्रंथ में, दो से ज्यादा हो, उसे आप लोग क्रम से याद रखें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्रम। अब चलो अगला है यहाँ पे मैचिंग के लिए। चलो विश्वजीत बाबू बताइए, ए का क्या ऑप्शन है? बाकी बच्चे शांत रहिएगा। तो विश्वजीत के लिए और क्यों है ये भी बताना है। और अंजलि आपकी वाला सोच कर रखिएगा, ये अंजलि के लिए है, विश्वजीत आपके लिए है। जी सर। लगता है हाँ, निकित सोचो, और विशाल अपना अपना क्वेश्चन देख लो। हाँ भैया, हाँ बोलो। हाँ, गगन अरविंदम वाला आश्रय सिद्धि। चलो अंजलि ने अपना बोल के जो है साइड हो गई। ठीक है विश्वजीत। जी सर। अंजलि सोच के रखना, मैं पूछूंगा भी कि क्यों हुआ। हाँ हेतु द्रव्य स्वरूप सिद्धि। अच्छा, स्वरूप सिद्धि, ठीक। हाँ विशाल और निकित। विशाल मैं बोलूं पहले या विशाल? हाँ आप बोल दीजिए निकित। ध्यानी अनुषणों द्रव्यत्वात् जलवत्, इसका आंसर है बाधित।
अच्छा बाधित। अब विशाल को तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, हैं? 4 में से 3 तो हो ही गया है। क्या विशाल? बादी। चलो बाधित। चलो ये हो गया आपका। अंजलि मुझे बताओ कि जो आपने सी का ऑप्शन आश्रय अस्तित्व लगाया, कैसे लगाया, मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए इसको, बाकी बच्चे भी सोच के रखें। हाँ अंजलि, सिर्फ याद कर लिया या फिर कुछ इसका मतलब भी समझा आपने? हाँ या बस याद किया है। याद है किया। चलो कोई इसको एक्सप्लेन करेंगे सी वाले ऑप्शन को? जगन्नाथ अरविंदम सुरभि अरविंदत्वात्। हाँ सर हाँ निखिल, तो मैं नहीं सर, बताऊं चलो नीतू बताओ। सर, इसमें आश्रय असिद्ध है ना, तो उसका आश्रय है ना गगन, मतलब आकाश में कमल कहाँ होता है, वो उसके विष में कह रहे। हाँ तो अंजलि ऐसा है, आकाश में तो कमल उग ही नहीं सकते ना सर। हो सकता है आश्रय ना। से हाँ यानी आश्रय का मतलब जो आधार है, जो अधिकरण है, जो बेस है, ठीक है। अंजलि ध्यान से, गगन अरविंदम, ये आकाश में पुष्प हो सकता है, सुगंधित पुष्प हो सकता है क्या? बताओ अंजलि। नहीं भैया, नहीं। नहीं भैया, इसका मतलब जो आश्रय है, जो आधार हम लोग या जो बेस ले रहे हैं, उस बेस में या उस आधार में वो क्या है, पुष्प जो है कभी भी हो ही नहीं सकता, वो भी सुगंधित, बिल्कुल भी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब वहाँ पे आश्रय जो है असिद्ध हो रहा है। इसका मतलब आश्रय नामक असिद्ध हेतुआभास है, जहाँ पे वो जो पक्ष है, आश्रय जो यहाँ पे पक्ष समझिए, जो पक्ष है, पक्ष का मतलब जहाँ पे संदेह हो असाध्य है या नहीं, ठीक है, या फिर यहाँ पे जहाँ पे आधार पॉसिबल ही ना हो, किसी भी वस्तु विशेष का वहाँ पे संभव ही ना, वो आश्रय असिद्ध नामक हेतुआभास है। ठीक, उसके बाद जो है विश्वजित ए वाला जो आपने बताया कि स्वरूप से कैसे बताओ इसको हम जैसे हृदय द्रव्यम धूमत्व, जैसे धुएं को देखते ही पर्वत में, जैसे पर्वत में धुएं को देख के आग का अनुमान लगाना। यहाँ पर्वत में तो कुछ नहीं है। चलो हृदय, अच्छा ओके सर, हृदय द्रव्यम धूमत्व मतलब धुएं को देख के आग का आवाज होना, मतलब आग तो है ही नहीं सर, कैसे बाधित होगा? अदो यानी कि तालाब, तड़ाक का बाधित हाँ होगा। सर, नहीं तला बाधित वाला तो ये है। नहीं शुरू वही है शुरू। साल गलती क्यों कर रहे हो? आप लोगों को तो बताया गया ये सब चीजें। मैं अनुमान प्रकरण में मैं था नहीं, मेरी तबीयत खराब हो गई थी। अच्छा, तो वीडियोज नहीं देखा? नहीं भैया, अभी नहीं देखा मैंने। चलो वीडियो मिसिंग है लास्ट वाली। अच्छा, कौन बताएंगे? विश्वजीत के अतिरिक्त हृदय द्रव्यम धूमत्वात्। हिंदी बता दूंगा तो आप लोग समझ जाओगे क्या कहना चाह रहे हैं। सर और एक बार बताता हूँ, जैसे मतलब कोई बताओ इसका मतलब क्या होता है ये? सर दिखाई पड़ने के कारण ना सर, एक सेकंड सर। हाँ हृदय मतलब हाँ मन में सर। अरे मन नहीं है वाला, नहीं हृदय। अरे अच्छा, यह थोड़ी है, खाली दिल दिमाग की तरफ जा रहे हो ना। ये शब्द या ये शब्द दिखा है? हाँ सर, मानस दिखा है। हाँ आग किचन और ये महाहृदय निरुक्त अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो वहां पे भी आपने देखा होगा। बोलो इसका मतलब क्या? यहाँ तालाब जैसे तालाब, जलाशय। तो बताओ ये कह रहे हैं हिंदी, ये इसका ये है कि जो जलाशय है, जो तालाब है, सरोवर है, पोखर, कुछ भी ले सकते, वो द्रव्य है। ठीक, कारण क्या दे रहे हैं? धूम होने के कारण क्या है, जो तालाब है वो द्रव्य, ये पॉसिबल है। इसका जो लक्षण दिया जा रहा है जल का, सरोवर का, पोखर का, ठीक है, वो द्रव्य माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उसमें वो धूम है, धूम होने के कारण जलाशय को द्रव्य माना जाएगा। बोलो। नहीं भैया, यहाँ पे जो लक्षण दिया जा रहा है, जो इसका स्वरूप बताया जा रहा है, वो स्वरूप क्या असिद्ध है, पॉसिबल ही नहीं है। जैसे आपने एक और देखा होगा कि शब्द है चक्षुषा, ये वाला एग्जाम्पल याद रहा है? हाँ ठीक है, उसमें जो इसका जो स्वरूप है, जो लक्षण, वो घटित ही नहीं हो रहा है। ठीक है, धूम होने के कारण कभी भी जो है तालाब को या पोखर को द्रव्य माना ही नहीं जाएगा। ठीक है। अच्छा सर, इसमें वही बात है ना, संक्षेप में अगर बोला जाए तो जिसके पक्ष में हेतु का मतलब अभाव होता है। हाँ
ठीक है, वो हेतु पॉसिबल ही नहीं है, तो स्वरूप ही इसका पॉसिबल नहीं बन पा रहा है, ये स्वरूप असिद्ध नामक। तीसरा जो है यहाँ पे एक बताओ, डी वाला बताओ निकी, बाधित। हाँ निकी, खाना खा रही हो क्या? देखो खाना खा रही है। हेलो सर, हाँ, मुझे निकी। कह रहे हैं? हाँ हाँ, निकी तो आप ही का नाम है। बताओ, ये डी वाला बताओ कैसे ये बाधित में अनु होगा? द्रव्यत्वात्। कैसे इसका मतलब बाधित? हाँ ये बाध कर रहा है अपने आप से कि वहनी अनूष्णो, वहनी तो उष्ण होती है, अनूष्ण तो हो ही नहीं सकती है, तो ये हाँ। पहले में इसका अपने आप में ये एक दूसरे को बाध कर दे रहा है, काट दे रहा है अपनी बात को। हाँ, ये है उसमें जो भी साध्य होगा, ठीक है, उस साध्य को किसी दूसरे प्रमाण के द्वारा भी उसको असिद्ध कर दे। जैसे वहनी को स्पर्श करके प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा भी आप बता सकते हो कि जो आग है कभी भी जो ठंडा नहीं होता है, उसका स्वभाव ठंडा होना है ही नहीं। जल के समान कभी भी आग ठंडा होता है क्या? वाणी अनुष्णा द्रवत्वा जलवद, कि वाणी जो द्रव्य होने के कारण जल के समान जो है वो अनुष्ण होता है। ये जो है पॉसिबल है? बता। यहाँ पे नहीं भैया। जो साध्य लिया जा रहा है वो साध्य को किसी दूसरे प्रमाण से स्पर्श के द्वारा, प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा, अनुमान प्रमाण के द्वारा आप बता सकते हो कि वहनी जो है कभी भी अनुष्ण नहीं होती, वो हमेशा उसका स्वभाव क्या है? उष्ण है। ठीक है, एक तो प्रत्यक्ष के द्वारा भी, एक तो स्पर्श के द्वारा भी आप बाधित कर सकते हो, बता सकते हो कि इसमें जो साध्य है वो बिल्कुल गलत है। इस तरह से आप पढ़ोगे पूरे पंच हेतुआभास को, विविध लिंगम को, अनुमान के डेफिनेशन के अलग अलग ग्रंथों में क्या दिया गया है, तो अनुमान वाला पार्ट जो बहुत इजी लगेगा। ठीक है, इस तरह से कुछ क्वेश्चन आज हम लोगों ने किए अनुमान प्रमाण से संबंधित। उसके बाद जो चीज आप लोगों को डिफिकल्ट लगता है वो अनुमान वाले में, खासकर जो त्रिविध लिंगम है उसमें जो अनुमान वाक्य दिया गया है, या साथ ही साथ जो हेतुआभास पंच हेतुआभास है उसमें जो अनुमान वाक्य दिया गया है, अलग अलग हेतुआभास के एग्जाम्पल, सब विचार का अलग, साधारण का अलग, असाधारण का अलग, विरुद्ध का अलग, बाधित का अलग। ठीक है, उसको रटना नहीं है, कोशिश कीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, उसके पक्ष को देखिए, हेतु को पहचाने, साध्य को पहचाने, फिर घटित करके देखिए उसमें अनुव्याप्ति है कि नहीं, व्यतिरेक व्याप्ति बन पा रहा है कि नहीं, तो फिर वो चीजें इजी लगेगा, फिर आपको ना याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। एक बार चीजें को आप समझ जाएंगे तो आपको लगेगा बहुत ईजी है अनुमान वाला पार्ट। ठीक है, लेकिन इसमें क्या थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, शुरुआत में मुझे भी वो चीजें नहीं समझ आता था कि क्या है ये। ठीक है, जब मैं तैयारी करता था अपने टाइम पे 2019 में, तो लगता था पता नहीं क्या पंच हेतुआभास कैसे हो जा रहा है। ठीक है, धीरे 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 चीजें क्लियर हुई। ठीक है, तो आप लोग भी जो चीज इसमें बताया जा रहा है, जो आधार है इसको समझने का, ये चीजें क्लियर रखोगे तो चीजें बहुत इजी लगेगी। ठीक है बच्चा, ये कर लेना इसको। एक बार अनुमान वाले पार्ट को अच्छे से तीनों ग्रंथों में देखना कि किस ग्रंथ में किसके डेफिनेशन में कौन कौन सा पद या कौन कौन से कोटेशन प्राप्त होता है, ये भी, और साथ ही साथ पंच हेतुआभास के एग्जाम्पल्स में या फिर त्रिविध लिंगम के एग्जाम्पल्स में जो भी है, क्या उनका डेफिनेशन है, उन सबको अच्छे से देखना। पंच अवयव के डेफिनेशन को देखना, पंच अवयव में जो जो वाक्य हैं वो भी आप क्रमबद्ध तरीके से याद है। ये सब चीजें इतना कर लोगे तो तीनों ग्रंथों में अनुमान पर यदि आपकी पकड़ है, बाकी सब चीजें इजी लगेगा। ठीक है बच्चा, ये सब कर लेना आप लोग। अब कोई आप लोगों को कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न आप लोग को अनुमान वाले टॉपिक से? किसी को कोई समस्या? कोई समस्या सर नहीं? सर अनुमान खंड का जो क्वेश्चन था मतलब खत्म हो गया सब ना? हाँ, मेरे तरफ से खत्म हो गया है, आप लोगों की तरफ से रिवीजन करके उसको कंप्लीट कर लेना। ठीक है, हाँ, ओके सर। कोई और प्रश्न आप लोग को?